हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे का 40वां भाग। शिव के 18वें जन्मदिन के दिन राणावत पैलेस में एक जबरदस्त ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसकी तैयारी बहुत ही धूमधाम से कई दिनों से पहले से ही की जा रही थी। एक तरफ से रणविजय के पास से यह पहला मौका था जब वह पूरे परिवार के साथ मीडिया के सामने आने वाला था। दूसरा, इस जन्मदिन को काफी धूमधाम से मनाने के पीछे जो रणविजय के पास कारण था, वह था कि उसके दादाजी की वसीयत के अनुसार उसकी पहली संतान के 18 वर्ष पूरे होने पर ही रणविजय को पूरी संपत्ति का अधिकार मिलने वाला था। अपने 21वें जन्मदिन पर रणविजय को पूरे राणावत की संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, लेकिन उस समय ऐसे हालात बन गए थे कि रणविजय को इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रणधीर जी ने रणविजय को इस चीज से दूर ही रखा था, बल्कि ईशानी से अपनी मर्जी से शादी करने के जुर्म में उन्होंने रणविजय को घर से ही बाहर निकाल दिया था। लेकिन जब रणविजय को भी इस चीज की जानकारी हुई तो उसने खुद कभी भी संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जताया। रणधीर जी ही इससे जुड़े फैसले लेते थे। कोई ऑब्जेक्शन ना होने के कारण रणधीर जी को प्रॉपर्टी समेत लेन देन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। असली प्रॉब्लम तब आनी शुरू हुई जब प्रॉपर्टी के वसीयत की बात अवस्थी के द्वारा मलिक तक पहुंचाई गई, पर वह भी आधी अधूरी बात ही मलिक तक पहुंची थी कि रणविजय अपनी संपत्ति का पूरा अधिकारी है। इस कारण रणधीर जी को छोड़कर मलिक का टारगेट रणविजय बन गया था, जबकि रणविजय अपनी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं बेच सकता था अगर ईशानी के सिग्नेचर उसके साथ अटैच ना हो। हालांकि इस संपत्ति के कारण ही रणविजय को काफी बुरे दिन देखने पड़े थे, पर अब सब कुछ ठीक हो गया था। रणविजय के दादाजी ये नहीं चाहते थे कि जो गलती रणधीर जी ने की थी रणविजय उसे न दोहराए। वह अपनी पत्नी के साथ एक लंबा वैवाहिक जीवन जिए, इस कारण उन्होंने रणविजय और उसकी पत्नी का एक साथ रहना अनिवार्य रखा था। अगर राणावत के पास पुश्तैनी संपत्ति बेहिसाब थी तो उस संपत्ति के साथ बेहिसाब जिम्मेवारियों के साथ साथ बेहिसाब दुश्मनी भी इन्हें विरासत में ही मिले थे। शिव के 18वें जन्मदिन तक आते आते इस संपत्ति को लेकर जितनी भी उसके निजी जीवन में उथल पुथल मची थी, वह सब कुछ शांत हो चुकी थी, जो कि रणविजय के लिए बहुत बड़ी राहत ही खबर थी। इसके अलावा शिव के जन्मदिन पर रणविजय अपनी पूरी प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक घोषित हो जाता। इस कारण रणविजय खूब धूमधाम से अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने जा रहा था। इसी बीच कोर्ट के भी आर्डर आ गए थे, जो कि उन्हें अपनी संपत्ति की को लेकर एफिडेविट देना था। रणविजय इन सब चीजों की तैयारियों में लगा हुआ था, तो इधर मानसी अब रणविजय को अगला झटका देने की तैयारी में जुट रही थी। बीते 2-3 साल में उसे इतना तो एहसास हो चुका था कि वह अनन्या के बिना कुछ नहीं है। अनन्या के दिमाग का कोई जोड़ नहीं था और अनन्या को रणविजय के चंगुल से निकालने के लिए मानसी भेष बदलकर काम वाली बाई के रूप में रणविजय के फॉर्म हाउस में चली आई थी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लोगों का? रणवीर को इतना दूर भेजने की क्या जरूरत थी? मानसी से चिढ़ते हुए अनन्या ने पूछा। तो क्या करती? जो लड़का अभी इन सब चीजों में उलझने के लिए तैयार ही नहीं है, उसे कैसे इस आग में झोंक देती? मानसी ने कहा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ममता तो नहीं जाग रही है? अनन्या ने मानसी को जांचना चाहा। अनन्या की बात पर एक पल के लिए मानसी चुप रह गई। तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं रणवीर के प्रति ममता जाग रही है मानसी, लेकिन मैं पहले ही तुम्हें बता दे रही हूं कि यह हमारी प्लान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ईशांत ने रणबीर को अपने बेटे की तरह नहीं बल्कि एक हथियार की तरह पाला है। अच्छा होगा कि तुम भी अभी ही अपनी भावनाओं को समेट लो, वरना जीत कर भी हार जाओगी। अनन्या ने मानसी को सावधान करते हुए कहा। ममता जागने से भी क्या होगा दीदी? मैं इन सब चीजों को समझती हूं। यह बात तो पूरी तरह से सही है कि है तो वह तो रणविजय का ही बेटा ना। चाहे हम कुछ भी कर लें, दुश्मन का खून दुश्मन का ही रहेगा। और यह बात भी सही है कि रणवीर जैसा लायक बेटा तो तुम्हारा शिवम भी नहीं है। मानसी ने भी बात को संभालते हुए भी पलटकर जवाब दिया। उसे अनन्या का बार बार ये एहसास दिलाना
कि रणबीर उसका बेटा नहीं है, कभी भी अच्छा नहीं लगता था। रणवीर के कारण ही तो उसकी ईशांत मलिक की बीवी विधि से भी नहीं बनती थी। शिवम और रणवीर की तुलना मत करो मानसी। किसी के माने या ना माने से यह सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि शिवम के अंदर मेरा खून है। वह मेरा बेटा है। शिवम को तो सिर्फ उस बुढ़िया नैना ने बिगाड़ रखा है, जो कि मेरी बात सुनना नहीं चाहता, वरना मैं यह भी जानती हूं कि शिवम मुझे बहुत प्यार करता है। अनन्या फक्र से बोली। बिगाड़ कर रखा हो या फिर सुधार कर रखा हो, इस बात को तुम मानने से इनकार नहीं कर सकती कि शिवम तुम्हारी कोई बात नहीं मानना चाहता, और मानना तो दूर सुनना भी नहीं चाहता, भले वो तुम्हारा अपना ही खून क्यों ना हो। इसीलिए खून की बात मत ही करो। वही रणबीर के लिए मेरी कहीं बात पत्थर की लकीर होती है। इस मामले में वह पूरे नंबर ले जाता है। इस बार मानसी अकड़ कर बोली, लेकिन मानसी की अकड़ अनन्या को फूटी आंख नहीं भाई। उधार के सिंदूर से मांग नहीं भरी जाती मानसी। अनन्या ने आईना दिखाया। उधार का सिंदूर नहीं, बल्कि वो मेरा खुद का बेटा है। हम इस चीज को भूल चुके हैं, तुम ही भूल जाओ, मानसी ने कहा। भूल तो मैं जाऊंगी ही, अगर रणविजय इस चीज को भूल गया होगा, लेकिन अनन्या कुछ कहते कहते रुक गई। क्या लेकिन? मानसी ने पूछा। कुछ नहीं। खैर, ये बात बताओ, तुम क्या यहां मुझसे लड़ने आई हो? अनन्या ने बातों का रुख बदलते हुए मानसी से पूछा। नहीं, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, बल्कि तुम्हें यहां से निकालने आई हूं। अब तुम्हारे दिमाग में अगर कोई प्लान है यहां से निकलने का तो वह बताओ, मानसी ने अनन्या से पूछा। प्लान तो मेरे दिमाग में बहुत जबरदस्त है, लेकिन तुम अगर उसे मानोगी तब ना, अनन्या ने कहा। अगर मानना ही नहीं होता तो इतना रिस्क लेकर तुमसे मिलने ही क्यों आती? मानसी ने भी उल्टा जवाब सवाल किया। तो सुनो, रणबीर और शिवी का जन्मदिन आने वाला है। उसके जन्मदिन के दिन रणविजय की सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम हो जाएगी, इसके पहले कि वह अपनी सारी संपत्ति का अगला वारिस अपनी बेटी को घोषित कर दे। उससे पहले तुम लोग उसको रणबीर के बारे में बता दो, अनन्या ने कहा। हां, ताकि वह हम सबको छोड़कर सबसे पहले अपने बेटे को ढूंढने में लग जाए, और बेटे को ढूंढने से पहले हम सबको गोली मार दे, मानसी ने तड़क कर पूछा। वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम लोग स्टेप बाय स्टेप उसके साथ शर्त रख सकती हो, क्योंकि अपने बेटे की जान उसे भी बहुत प्यारी है। ईशांत ने भी तुम्हारी जान के बदले रणविजय से रणवीर का ही सौदा किया था, लेकिन अफसोस, रणविजय की बदकिस्मती, उसके पहले ही तुम्हारा पता लग गया था। मेरी बात समझ रही हो ना? हम इधर रणविजय को रणबीर में उलझाकर अपना काम निकाल सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे साथ में किया था। ठीक उसी तरह से इस बार भी हम काम करेंगे, और पहले शर्त में तुम मुझे यहां से निकालने की कोशिश करना, बाकी का सारा काम मैं खुद कर लूंगी, अनन्या ने मानसी को बताया। अनन्या की बात सुनकर मानसी सोच में पड़ गई। इन सब चीजों से अनजान रणविजय अपनी पूरी प्रॉपर्टी पूरी तरह से शिवी को सौंपना चाहता था, जिसकी उसने लगभग पूरी तैयारी कर ली थी। मैं सोच रहा हूं ईशानी, अब कुछ दिनों के लिए एक लंबा ब्रेक ले लूं। अपने ब्लेजर के बटन बंद करते हुए रणविजय ने ईशानी की तरफ देखा। मतलब? कपड़े सहेजती ईशानी के हाथ पल भर के लिए रुक गए, लेकिन जैसे ही नजर रणविजय के चेहरे पर पड़ी, उसे काफी कुछ समझ में आ गया। रणविजय के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट खेल रही थी। ईशानी ने अफसोस के साथ सर झटका। सुधर जाओ रणविजय, तुम्हारी खुद की बेटी अब तुम्हारे कंधे के बराबर आ चुकी है। इसीलिए तो कह रहा हूं वाइफी कि मेरी खुद की बेटी मेरे कंधों के बराबर आ गई है। ऊपर वाले की दया से 18 साल की भी हो गई। हमारे देश का कानून 18 साल की उम्र में अपने देश का भावी प्रधानमंत्री चुनने तक का अधिकार दे देता है, तो फिर हम क्यों नहीं उसे उसके सारे अधिकार दे दें? रणविजय ईशानी के नजदीक आते हुए बोला। तो हमने और उसका कौन सा अधिकार छीन रखा है जो उसको वापस करना है? अभी 18 की ही हुई हैं, 28 की नहीं। बड़ा आए अधिकार देने वाले। पहले अधिकारों का मतलब भी समझ में आना जरूरी है। अपने अधिकारों को कैसे यूज किया जाता है यह भी समझ में आना जरूरी है। बंदर के हाथ में बंदूक देने में कोई समझदारी नहीं होती। ईशानी ने बातों से ही रणविजय को सीधे आसमान से नीचे जमीन पर लाकर पटका। तुमने मेरी जिंदगी को बंदर कहा? रणविजय झूठ मूठ का अपने शर्ट की आस्तीन ऊपर करते हुए ईशानी से लड़ने के लिए आया। चलो दूर हटो, बड़ा आए अपनी बेटी की तरफ से लड़ने वाले।
अच्छी तरह से जानती हूं तुम दोनों बाप बेटी को। बाप को तो अभी तक अक्ल नहीं आई, बेटी को क्या अक्ल आएगी? ईशानी ने रणविजय को दूर करते हुए कहा। क्या यार मेरे अंदर अक्ल नहीं है? रणविजय ने बेचारे सा फेस बनाते हुए पूछा। ईशानी मुस्कुरा दी। है, थोड़ी बहुत, और वह भी मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे साथ रहकर आई है, बल्कि जिंदगी के 40 साल के सफर तय करने के बाद आई है। जिंदगी के अच्छे बुरे दिन देखने के बाद आई है। लेकिन अभी तुम्हारी बेटी के अंदर वह समझदारी नहीं आई, और मैंने भी तुम्हारी बेटी को बंदर नहीं कहा है। मैंने सिर्फ एक बात कही है कि समय से पहले किसी को कुछ भी दे देने से वह उसका उपयोग ढंग से नहीं कर पाता। कितनी समझदारी उसके अंदर है, यह तुम भी अच्छे से जानते हो। अभी तो ढंग से कपड़ों का रंग भी डिसाइड नहीं कर पाती है, तो प्रधानमंत्री चुनना तो बहुत दूर की बात है। अधिकारों के मिल जाने से ज्यादा अधिकारों का प्रयोग करना भी आना जरूरी है, वरना हमेशा ही डिसीजन सही नहीं होता है। और तुम जिस मैटर पर बोल रहे हो, वह भी समय आने दो। अगर वह ढंग का लड़का चुनकर हमारे सामने लाएगी, तो हम भला उसे क्यों रोकेंगे? ये जिंदगी उसकी है, इससे जुड़े फैसले लेने का हक उसे है। हम उसके अधिकार नहीं छीनने वाले। पर हां, लड़का ढंग का होना चाहिए। किसी राह चलते को उठाकर मेरे सामने लाई ना, तो मैं भी बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह सीधे घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। ईशानी मुस्कुराते हुए बोली। मैं किसी राह चलती हुई लड़की को उठाकर नहीं लाया था। आज मेरी पसंद पर उन्हें भी गर्व होता है। रणविजय फक्र से कॉलर सही करते हुए कहा। बस उस वक्त उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी। ये गलती उनकी थी। रणविजय बोला। गलती सिर्फ उनकी नहीं थी। इस चीज को इस उम्र में आने के बाद तुम मानने से इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारा तरीका गलत था। तुमने कभी भी पापा जी से इस मैटर पर खुलकर बात करने की जरूरत नहीं समझी, और ना ही पापा जी ने कभी तुमसे तुम्हारा डिसीजन जानना चाहा। गलती दोनों तरफ से हुई थी। ईशानी भी अलमारी में कपड़े छोड़कर रणविजय के सामने खड़ी हुई। ठीक है, तुम्हारी ही बात सही है। मैं मानता हूँ गलती दोनों तरफ से हुई थी। मेरा तरीका गलत था। मैंने डैड का डिसीजन नहीं माना, बल्कि अपना डिसीजन उनसे पूछना तो दूर बताना भी जरूरी नहीं समझा। सीधे सीधे उनके ऊपर डाल दिया था। गलती मेरी खुद की थी, तो मैंने उसकी जिम्मेवारी भी उठाई, जिसके कारण मुझे मेरी जिंदगी में काफ़ी उथल पुथल का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जिंदगी के मैटर में मैं कोई गलत तरीका नहीं अपनाना चाहता। मैं वो गलती बिल्कुल नहीं दोहराना चाहता जो कि डैड ने की थी। तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। हमने उसका कोई अधिकार छीन नहीं रखा, लेकिन उसे कोई अधिकार दिया भी तो नहीं है। मैं अब उसे उसके सारे अधिकार देना चाहता हूँ, ताकि धीरे धीरे वह उनका उपयोग करना अच्छे से सीख जाए। बाकी मॉनिटरिंग के लिए हम दोनों अभी उसके साथ हैं। रणविजय ने अपने दोनों हाथों को ईशानी के कमर के आसपास लपेट दिए। कहना क्या चाहते हो? ईशानी ने कुछ ना समझते हुए रणविजय की आंखों में देखा। मेरा कहने का मतलब तो बिल्कुल साफ है वायफी, बस तुम बात को समझ नहीं पा रही हो। मैं जिंदगी की शादी या फिर उसके हमसफर चुनने के अधिकार की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी को लेकर बात कर रहा हूँ। हमारे पास जो कुछ भी है, वह सब कुछ हमारी जिंदगी का ही है। इस चीज से तो तुम्हें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? रणविजय ने पूछा। ईशानी ने इनकार में सर हिलाया। आज नहीं तो कल सब कुछ उसे ही संभालना है, तो मैं सोच रहा था कि कानूनी तौर पर उसे उसके सारे अधिकार दे दिए जाए। जब तक हम हैं, हम इसे देख रहे हैं, और फिर बाद में उसके लिए कोई मैटर ना हो। क्या तुम मेरी बात को समझ रही हो? रणवीर ने गंभीरता से कहा। मैं तुम्हारी हर एक बात समझ रही हूँ, लेकिन शायद तुम अभी अपनी बेटी को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारी बेटी के लिए तो अभी यही फील होगा कि तुम उसे उसके सारे अधिकार ना देकर उसकी आज़ादी छीन ले रहे हो। वह तुम्हारे इस फैसले को समझ नहीं पाएगी, बेवजह की टेंशन में चली जाएगी। तुम्हारा ये बेशकीमती गिफ्ट उसके लिए खुशी का नहीं, बल्कि टेंशन का कारण बन जाएगा। चलो अब हटो, मुझे काम करने दो। ईशानी ने अपनी कमर पर से रणविजय के हाथ हटाते हुए कहा।
यार स्कॉलर, तुम बात को इतना घुमा फिरा कर क्यों कहती हो? साफ साफ बताओ ना, वह टेंशन में क्यों आ जाएगी? रणविजय ने ईशानी के पीछे पीछे आया। जाहिर सी बात है रणविजय, अभी उसके घूमने खेलने कूदने खेलने के दिन है, पढ़ने लिखने का समय है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसने अपनी जिंदगी का एक लंबा समय बहुत मुश्किलों में बिताया है। माँ पापा हमेशा माँ पापा ही होते हैं। चाचा चाची मामा मामी चाहे कितना भी प्यार कर ले, वह मम्मी पापा की जगह नहीं ले सकते हैं, और इस बात को मेरे से ज़्यादा अच्छे से कोई समझ नहीं सकता। मेरे भी चाचा चाची थे जिन्होंने मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार किया, अपने बच्चों से ज़्यादा दुलार दिया, लेकिन फिर भी माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। उनके होने से एक अलग सी सिक्योरिटी दिल में होती है। ठीक वही चीज़ हमारी बेटी के साथ भी हुई है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो मुश्किल से यही 2-3 साल वो रिलैक्स होकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है। अभी यह टाइम उसके करियर का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। उसको उसका करियर बनाने दो, उसको उसकी ज़िंदगी के जुड़े फैसले लेने का अधिकार दो, और यह सारे अधिकार उसे स्टाम्प पेपर पर लिख कर नहीं, बल्कि अपनी बातों से अपने होने का उसे एहसास दिलाओ। आई नो कि तुम ऐसा करते हो और तुम्हारे होने से वह अपने आप को बहुत सिक्योर और मजबूत महसूस भी करती है, लेकिन अगर तुम उसके नाम ये सारी प्रॉपर्टी लिख दोगे तो वह डर जाएगी। पहले ही उसने अपना बचपन बहुत ही डर में बिठाया है। मैं नहीं चाहती कि ये डर हमेशा के लिए ही उसके अंदर बैठ जाए। ईशानी ने समझाया। उद्धरण चिन्ह, पर वो डरेगी क्यों? मैं उसकी सिक्योरिटी का अच्छे से इंतजाम करूंगा। आने जाने हर जगह उसके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी होगी, तो फिर यह डर उसे कैसे छू सकेगा? वह क्यों डरेगी? रणविजय को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। वह इसलिए डरेगी क्योंकि हमारी बेटी और बच्चों के जैसी नहीं है। उसे डर किसी बाहरी आदमी से नहीं लगेगा, बल्कि डर उसके अंदर ही पैदा हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा और इसका कारण क्या है? अब तुम आगे सवाल करो, उसके पहले ही मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ। उसने बचपन से ही पैसों की कीमत देखी है। वह इस संपत्ति का मतलब समझती है। वह समझती है कि विरासत इंसान को संभालने के लिए दिया जाता है। अगर व्यक्ति उसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं जोड़ सकता तो उसे लुटाने का भी उसे अधिकार नहीं है। वो इस पूरी संपत्ति को सहेजने के लिए और इसमें अपनी हिस्सेदारी जोड़ने के लिए दिन रात लग जाएगी। उस वक्त वो खुद अपनी सारी खुशियों का गला घोंटकर तुम्हारे सामने एक अच्छी बेटी बनने की कोशिश में जुट जाएगी। और मैं यह नहीं चाहती, और मुझे नहीं लगता कि तुम भी यह चाहते होंगे। ईशानी ने खुलकर रणविजय को अपनी बात समझाई। बात तो तुम्हारी सही है। मेरी बेटी बहुत ही सेंसिटिव है। वह अधिकतर बात बिना कहे ही समझ जाती है। रणविजय सोचते हुए बोला, और तुम वैसी बेटी के बाप होने के बावजूद भी हर बात को खोल खोल कर समझाने पर भी नहीं समझते। बुद्धू, ईशानी ने धीरे से रणविजय के सर पर मारा। मुझे समझने की जरूरत क्या है? मुझे समझाने के लिए तुम हो ना। रणविजय ईशानी को गुदगुदाने लगा। इधर ये लोग अपने आने वाले दिन के लिए खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे, शिवी को हर एक मुश्किल से बचाकर रखना चाहते थे, तो उधर मानसी अनन्या के कहे अनुसार अपने प्लान को अंजाम देने में जुट गई थी। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी अगर पसंद आ रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।